और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, यानी कि झारखंड में तीसरे चरण का चुनाव। बिल्कुल शारिफ, और ऐसे में देखिए न्यूज 11 भारत लगातार आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक मतदान होना है। छठे फेज के लिए वोटिंग जारी है और न्यूज 11 भारत भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आज आपका एक वोट जो है वो तस्वीरें बदल सकता है। जाहिर तौर पर तो लोकसभा चुनाव में छठे फेज और झारखंड में दूसरे फेज के लिए वोटिंग चल रही है। झारखंड में 4 सीटें, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में मतदान हो रहा है। पहले घंटे शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। सुबह से पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार दिख रही है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। सुष्मिता, मैं अभी ऑफिस आ रहा था और मैं रांची लोकसभा का वोटर भी हूं। मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने गया, लेकिन भीड़ देखकर मैं वापस लौट गया हूं क्योंकि ऑफिस भी आना जरूरी है। तो ऑफिस में जब ब्रेक होगा तो फिर मैं वोट करने जाऊंगा। बिल्कुल शारिफ, और क्योंकि देखिए डोरंडा क्षेत्र से मैं भी आई हूं तो वहां भी मैंने देखा कि एक जो लोकेशन है वहां पे 4-5 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार हम और आप बात कर रहे हैं शारिफ, और लगातार हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए अलग अलग बूथों से और तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं कि सुरक्षा के मायने से बूथों पर क्या कुछ व्यवस्था है, ताकि जो अलग सिटीजन है या फिर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस बार बूथों पर वो देखने बन रही है। क्योंकि गर्मी भी है, आज आप देख रहे होंगे गर्मी की थोड़ी एहसास हो रही है झारखंड में, लेकिन इन सब के बीच उत्साह तो है वोटरों में शारिफ, और यही उत्साह की तस्वीरें सुबह 7 बजे से यानी कि पहले घंटे से ही नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है सुष्मिता, गर्मी तो है लेकिन गर्मी के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि झारखंड में हर फेज में बम्पर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए रांची से बीजेपी के उम्मीदवार है संजय सेठ और वे संत कोलंबस स्कूल पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शारिफ। और संजय सेठ, इस पर देखिए बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया और आज वह मैदान में है, वापस से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जनता से तो अपील कर ही रहे हैं लेकिन खुद भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं शारिफ। ये तस्वीरें अच्छी होती है और शहनवाज लगातार संजय सेठ के जो पहुंचे हैं मतदान करने उसको कवर कर रहे हैं और एक संदेश भी जाता है सुष्मिता, जब तमाम नेता निकलते लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल ने वोटिंग की, किस तरह से सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी तमाम लोगों ने वोटिंग की है। तो इनकी वोटिंग में सिर्फ मताधिकार का प्रयोग नहीं होता, एक संदेश भी होता है आम जनता के लिए कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। और संजय सेठ वोटिंग करने जाते हुए और जब वो बाहर निकलेंगे, शहनवाज अख्तर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो बात भी करने की कोशिश करेंगे संजय सेठ से। रांची लोकसभा के प्रत्याशी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, पूजा कर वोट करने पहुंचे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस तरह की आती है क्योंकि इन तस्वीरों में सिर्फ मताधिकार का प्रयोग नहीं है सुष्मिता, एक हिडन मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल शारिफ, और आपको याद होगा जब स्टार प्रचारक पहुंच रहे थे झारखंड तो ऐसे में संजय सेठ के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका एक रोड शो भी होता है और उस दौरान भी इनके चेहरे पर यही मुस्कान और यही कॉन्फिडेंस नजर आया था शारिफ उस वक्त भी। और वापस से देखिए अपने मत का प्रयोग करने के बाद उंगली दिखाते हुए संजय सेठ के जिस तरीके से स्टार प्रचारकों ने पूरी दमखम लगाई, वही दमखम जो है अन्य प्रत्याशी भी अपनी पार्टियों के लिए लगा रहे हैं और जो दाव है इन्होंने वापस से खेला है बीजेपी ने, इन पर ये हम नहीं भूल सकते शारिफ। जाहिर तौर पर और बहुत मेहनत की है संजय सेठ ने और केंद्रीय नेतृत्व ने। सुष्मिता हमारी सहयोगी बता रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी हुआ। संजय सेठ के पक्ष में उन्होंने अपील की, वोट अपील की और आज वो खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आता है। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जब बातचीत जी शहनवाज आप बात करें, अगर जो नियम कायदे कानून है उसका पालन करते हुए पोलिंग बूथ से थोड़ा बाहर निकल जाए, उन्हें समय दीजिए और उसके बाद फिर आप बातचीत कीजिएगा। शहनवाज बात करना एक उल्लंघन है, आने दीजिए, आने बाहर कीजिए, इनका फाइट कीजिए। हाँ चलिए हाँ थोड़ा बाहर निकलने दीजिए शहनवाज, नियम कायदे कानून का पालन होना चाहिए। 10 सेकंड लगता है ना अच्छा थोड़ा सा बाहर ही आ जाते भैया। सर सुना सर, आप ही आ जाओ, सब लोग वो एक और हैं अभी भैया का। तो उंगली में लगी स्याही दिखाते हुए संजय सेठ, और ये एक संदेश भी होता है, एक मैसेज भी होता है सुष्मिता कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और ये इस स्याही को अपनी उंगली पर लीजिए और आप भी सेल्फी लीजिए क्योंकि सेल्फी आपको लेना है सिर्फ अपने मोबाइल की गैलरी के लिए नहीं, न्यूज 11 भारत के लिए भी। आप अपनी सेल्फी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लगातार स्क्रीन के नीचे नंबर चला रहे हैं और आपकी सेल्फी हमें पसंद आती है तो उसे हम स्क्रीन पर जगह देंगे।
बिल्कुल शारिफ, और देखिए संजय सेठ अब जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकलते हुए, और शाहनवाज हमारे तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए भगवान से आशीर्वाद तो बेहद जरूरी, लेकिन जनता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा शारिफ, ये भी एक बड़ा सवाल। 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तो जनता ये तय करेगी। हालांकि देखिए आज ही शाम 5 बजे अपने ईवीएम में जो है किस्मत, ये सभी प्रत्याशी दांव पर लगाकर अपने ईवीएम में कैद करवा चुके होंगे अपनी किस्मत को, लेकिन 4 जून को जब परिणाम स्पष्ट होगा शारिफ, तभी समझ में आएगा कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद किस प्रत्याशी को मिला है, और किन मुद्दों के आधार पर जो लगातार जनता, हम बात कर रहे हैं शारिफ कि किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। ये भी हमने जानने की कोशिश की है। रोजगार ऐसा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी लेकर हमने देखा कि कई इस बार जो है लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपना बयान सामने रखा है, लेकिन इन सबके बीच आज जो दृश्य है वो देखने में ज्यादा काबिल बोल। चलिए सुष्मिता, एक बार शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज अब बात करने की पोजीशन में आ रहे हैं, संजय सेठ बाहर निकल गए हैं। और शाहनवाज, अगर आप पोजीशन में, तो संजय सेठ से ऐसा अनुभव हुआ स्याही लगाते हुए? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान नहीं करे वो उसके लिए दुर्भाग्य का है। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, 8:15। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं देखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, खिलारी, हटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है। और भीड़ में भी जैसे आप पत्रकार मित्र बता रहे हैं, तो एक दूसरे को मोदी मोदी कह के जा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। अगर बूथ के बाहर राम राम कह रहे हैं तो राम तो पुरुषोत्तम है। तो जो भारी भीड़ दिख रही है, वोटरों में जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊपर का तापमान है, उस तापमान को परास्त कर मतदाता का तापमान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वो तापमान ज्यादा है। और हम कह सकते हैं कि बिना रुके, बिना थके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, रांची लोकसभा भी उसमें एक है, झारखंड की 14 सीट भी 400 के पार में है। मैं आपके माध्यम से सभी लाखों लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, घरों से निकलो, तापमान मत देखो। 5 साल बाद इतना बड़ा पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है, चूको मत, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। और एक रांची लोकसभा को एक छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा आज साधन मिला है। अगर रांची ने आज 80% मतदान कर दिया, जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार अपार्टमेंट्स में, लगातार हर जगह सोसाइटीज में, गांव टोला में हम सब जाकर यही आह्वान कर रहे हैं कि वोट दो, विकास को वोट दो, देश को वोट दो, राष्ट्र को वोट दो। हम ये कहते हैं देश को वोट दो, राष्ट्र को, उधर से आवाज आती है हाँ हम मोदी को वोट देंगे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप सब अपने घरों से निकलिए, जलपान 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और आज आप साधारण कोई मतदान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। आपके एक एक वोट से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके एक एक वोट से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, आपका एक एक वोट से कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म हुई, आपके एक एक वोट से 3 तलाक खत्म हुआ, आपके एक एक वोट से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए, आपकी एक वोट से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए, आपके एक वोट से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन गया, आपके वोट से दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया। आओ, आपके एक वोट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में भारत आएगा। और हम कह सकते हैं मोदी। तो संजय सेठ को आप सुन रहे थे। संजय सेठ रांची से प्रत्याशी भी है, एनडीए के उम्मीदवार है
और उन्होंने वोट अपील भी की है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी जो तस्वीर आप विंडो में देख पा रहे हैं वो रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, अपने परिवार के साथ, अपनी पुत्री के साथ पहुंचे हैं बरियातू में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं संजय सेठ। सुष्मिता जिस तरह से उन्होंने अपील किया और साथ साथ जो बातें उन्होंने कही उससे लग रहा है कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। बिल्कुल शारिफ, और इन सबके बीच देखिए वोट की अपील जब हो रही है तो ऐसे में जनता भी जो है वो जागरूक है और इस बार देखिए भीड़ भी देखने को मिल रही है क्योंकि पहला घंटा बीत चुका है, 8 से ज्यादा का वक्त शुरू हो चुका है और ऐसे में अब जो है जनता बाहर निकल रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। किस तरीके से उन्होंने कई मुद्दों को लेकर इस बार जो है चुनाव में लड़ा है। और इन सबके बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही गिरिडीह से, टुंडी विधानसभा क्षेत्र के 75 नंबर बूथ पर ईवीएम से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। ईवीएम जो है वो खराब हुआ है, बरबटाड़ में है मतदान केंद्र, वोटिंग बाधित हो चुकी है शारिफ। और इस बीच देखिए ऐसी खबरें भी आ रही है शारिफ की ईवीएम खराब हो रहा है और ये खबर गिरिडीह से जाहिर तौर पर यह खबर आई है सुष्मिता, और राज्य निर्वाचन आयोग इन खबरों पर पैनी नजर रख रहा है। न्यूज 11 भारत पर जब खबरें प्रकाशित की जा रही है, जब चल रही है, तो उस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। बहुत मॉनिटरिंग जो है कंट्रोल रूम से बहुत जबरदस्त तरीके की हो रही है। आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी, सुविधाओं की बात अगर की जाए तो सुविधाएं भी दी जा रही है तमाम बूथों पर और लगातार हम दिखा रहे हैं। अलग अलग बूथ से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है लाइव यूनिट के साथ, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। गेस्ट के साथ चर्चा भी करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो रुझान आए हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, जनता तक किस रूप में पहुंच पाए हैं। सुष्मिता बिल्कुल, राजेश देखिए हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं जो लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, जिस बूथ पर आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि पहला घंटा बीत चुका है और गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए इधर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है क्या वहां पर भी वो गर्मी है और लोगों में क्या कुछ उत्साह है इन सबके बीच, और व्यवस्थाओं की भी तस्वीरें दिखाइए राजेश। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के इस बारीडीह कोऑपरेटिव कॉलोनी के अनुरक्षण केंद्र में हूँ। यहाँ पर 3 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या अच्छी है और उत्साहजनक है। लोग देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूँकि ये बिल्डिंग के अंदर जो है मतदाताओं की लाइन है। उम्र दराज लोग जो हैं, देखिए इस प्रकार से हम इनसे बात करेंगे। सर वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाइए आप वोट डालने का, इस तरह आप भी आइए। देखिए ये लोग वोट कर चुके हैं और अच्छा, एक वोट का कितना महत्व है आप? देखिए ये तो बहुत महत्व है इसका, बहुत महत्व है इसका, क्योंकि हर मामले में ये काम करता है। अच्छा, आप कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, जलपान करके आई हैं क्या? नहीं, अभी नहीं, जलपान नहीं किया। आप भी आ गई हैं? हाँ। पहले मतदान होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो आ गए। एक वोट का कितना महत्व है? हाँ, और हम कोऑपरेटिव के डायरेक्टर भी हैं। एक वोट का कितना महत्व? एक वोट का बहुत महत्व है। एक वोट से जो है देश का भविष्य जो है संवरता है और एक वोट से जो है का देश जो है आगे बढ़ता है। तो कुछ सोच के आया कि कैसे प्रत्याशी को वोट देना है? जरूर सोच के आए हैं। दे दिया आपने वोट, दिखाइए जरा। हाँ, क्या सोच कर आप लोग वोट करते हैं? बस जो पार्टी देश का भविष्य, हमारे जो देश का विकास करे, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है, उसको वोट करना है। राष्ट्रहित। देखिए तो ये मतदाता हैं और ये दृश्य दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लोग सबसे पहले मतदान को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी चीजें होती रहेंगी। जहां तक व्यवस्था की बात है, चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था की है। तुलनात्मक रूप से आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल राजेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए धनबाद से भी हम अपने संवाददाता अमर का रुख करना चाहेंगे, तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अमर, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि 8 से ज्यादा का वक्त शुरू हो चुका है, पहला घंटा बीत चुका है, उस पहले घंटे में क्या कुछ भीड़ देखने को मिली और अब लोगों में क्या कुछ उत्साह? अमर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से लोग सुबह सुबह बाहर निकले घरों से और लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस बूथ पे हूँ, ये बूथ संख्या 272 है। यहाँ पर जो है झड़िया विधायक के भी यहीं पे वोट करने के लिए आएंगी। उसके बाद ये कहा जा रहा कि ये आदर्श बूथ है। ये देखिए आप, एक यहाँ पर बूथ करने के बाद आप जब वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है कि ताकि ये आप यहाँ पे आए और बैठे अपना वोटिंग करने। अमर लौटते हैं आपके पास, अमर लौटते हैं आपके पास। हम बरियातू रुक करते हैं। बरियातू में इमरान हमारे सहयोगी हैं और इमरान के साथ रामेश्वर उरांव है।
इमरान रामेश्वर उरांव सपरिवार पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया है, संदेश जरूर लीजिए उनसे। और 1952 से चुनाव शुरू हुआ है, हर 5 साल में चुनाव होता है। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से सुबह से ही लगातार मतदान केंद्रों पर जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि आम क्या खास हर वर्ग के जो लोग हैं वो आज जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे थे। अभी अपने पूरे परिवार के साथ जो है रामेश्वर उरांव भी पहुंचे हैं मतदान केंद्र से, जो कि इनका मतदान केंद्र संख्या जो है 379 है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बरियातू में इनका मतदान केंद्र था। तो ऐसे में हम खुद इनसे भी बातचीत करेंगे, हालांकि वो दूसरे मीडिया हाउस से मुखातिब हो रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज बातचीत करने के क्रम में जानना चाहेंगे कि जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है उसमें और कितनी जो परिवार के जो लोग, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। उनकी बेटी भी, मैम किस तरह से उत्साह आप देख रहे हैं? जी, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? आप खुद पापा के साथ मतदान करने आज सुबह सुबह ही यहाँ आकर देखने को मिल रहा है कि काफी भीड़ है और लोगों में उत्साह काफी नजर आ रहा है। सभी अपना वोट का अधिकार यहाँ इस्तेमाल करने आए हैं। क्या अपील करेंगे मैम आप? मैं अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज अपना मत डालें, अपना वोट डालें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। सर कितना उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि झारखंड का लोकसभा चुनाव बेहद खासा उत्साह है। काफी लोग हैं, महिलाएं देखिए भरी भरी पड़ी हैं, पुरुष भी इधर देख रहे हैं लाइन में भरे पड़े हैं। काफी अच्छा इनका उत्साह है इस बार, खास करके 2024 के इलेक्शन में काफी उत्साह है लोगों को। किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? चूंकि आप कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जानते हैं। राय नहीं दूंगा, अभी राय नहीं देना है। क्या कुछ अपील रहेगा? जो होगा 4 तारीख को अपील तो करना है कि आज निकलिए घर से, नहाई धोइए, छोड़ना नहाना धोना, नाश्ता करना, पहले वोट दे दीजिए, तब नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, बस यही। पूरे परिवार के साथ पहुंचे? हाँ, मेरे पूरे परिवार के साथ, बेटा बेटी सब मेरे साथ है। उंगली के स्याही के निशान हम देखना चाहेंगे पूरे परिवार के साथ। देखिए पूरे परिवार के बेटा बेटी जो खुद उनके साथ हैं वो यहाँ पे पहुंचे और खुद वोट देने के बाद दिखा रहे हैं, तस्वीर बता रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले। खाना पीना होता रहेगा, पहले मतदान, उसके बाद जलपान की व्यवस्था होगा। राज्य भर से क्या कुछ आपको मिल रहा है वोटरों का उत्साह को लेकर के? बढ़िया उत्साह है, ये उत्साह अच्छा है देश के लिए, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार जो है 5 साल में, चाहे राज्य का सरकार बनाने में या देश की सरकार बनाने में, लोगों का योगदान होना चाहिए। ये हमारा मताधिकार है, अधिकार है हमारा, उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये रामेश्वर उरांव एक संदेश दे रहे हैं कि चाहे वो राज्य, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उन्होंने मतदान कर दिया, अब जलपान का उनके लिए समय है, तो उनको रिलीज कीजिए और जलपान करने दीजिए। इमरान, लौटेंगे आपके पास और भी अपडेट्स लेंगे, तस्वीरें आपके थ्रू हम देखेंगे। और अब हम रुक करते हैं स्टूडियो में सुष्मिता, और अपने जो मेहमान हैं उनसे तारुफ करा देते हैं जी। तो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं सुष्मिता, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जिस तरह से दिन चढ़ने लगता है सुष्मिता, तो थोड़ा वोटिंग परसेंटेज घटने लगता है। जो मतदाता है वो गर्मी का बहाना करके घर में रुकने लगते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहाना ना मिले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो संदेश आया है शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए वो जबरदस्त है, क्योंकि बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। तो उससे एक मैसेज लेते हुए शहरी क्षेत्र के जो मतदाता, उन्हें भी घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। बिल्कुल शारिफ, और देखिए पिछले अगर 2 चरणों की बात करें तो झारखंड में भी देखा आपने कि मत प्रतिशत जो है वो लगभग ठीक रहा और बम्पर भी रहा पिछले बार की अगर बात करें तो, और महिलाओं में भी उत्साह था। और इन सबके बीच देखिए अब समय है शारिफ अपने गेस्ट से रूबरू होने का और उनसे कुछ सवाल जवाब कर लेने का, ताकि उनसे भी उनकी राय जाने कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व में इन्होंने क्या कुछ जो है दावे किए हैं अपने जनता से। जाहिर तौर पर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, और गेस्ट से पहले हम तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, और पहले उनका परिचय कराएंगे और उसके बाद फिर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है अविनेश कुमार सिंह, जो बीजेपी नेता। अविनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष तिवारी, आंसू नेता। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण वर्मा जी हैं, जेएमएम नेता। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। और कुंदन तिवारी है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ। कुंदन, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। अविनेश जी से शुरुआत करते हैं। अविनेश जी, जिस तरह से जो उत्साह नजर आ रहा है, वोटर्स में तो उत्साह नजर आ रहा है, वो आंकड़े बताते हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके जो प्रत्याशी है रांची संसदीय सीट से, उनका भी उत्साह हमने दिखाया कि कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो यह उत्साह क्या संकेत कर रहा है कि जो मेहनत उन्होंने की है, उस मेहनत के बदले उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है?
बिल्कुल आपने सही कहा, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को जन जन का आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहा है। और वास्तव में अभी जो दृश्य आपने दिखाया बड़ा सुखद था। अभी मैं आ रहा था कांके, मैंने देखा एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर उछल रहा था। वो वोटिंग स्थल पर जाने के लिए जिद किए हुए था 4 ही साल का, लेकिन बोला हम भी चलेंगे। तो बड़ा सुकून लगा। हम कुछ देर रुक के देखे दोनों पिता पुत्र का जो खेल चल रहा था। फिर ले गए उसके पिताजी कंधे पर टांग कर। अब रही संजय सेठ जी की बात, जो संजय सेठ जी ने जो विषय यहाँ उठाए हैं वो लगभग सभी विषय अच्छे उन्होंने उठाया कि केंद्र की सरकार ने जो जो योजनाएं लाई, धरातल पर उतारी, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज लगातार हम आज कहाँ 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है। देश एक नए विश्वास और संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और खासकर आप देखेंगे आज वैश्विक स्तर पर भी भारत की एक प्रतिष्ठा बनी है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने जो एक विषय दिया, एक उद्घोष किया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये जो विषय है ये सबको जचा कि भाई जो नेतृत्व है ये ईमानदार है, सर्वपंथ समादर, सर्वस्पर्शी काम कर रहा है। किसी एक जाति, किसी एक समुदाय, किसी एक वंश के लिए, परिवार के लिए काम नहीं हो रहा। ये राष्ट्र हित में हो रहा, जनहित में हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसे भी दृष्टिकोण रहा है। मैं कल देख रहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कोटेशन था कि आखिर राजनीति हम क्यों करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ये करोड़ों लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, मैले कुचेले हैं, भाई बहन जो बिल्कुल वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हमारा व्रत है। जैसे हम छठ व्रत करते हैं, पर्व करते, तो भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उसी दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए अंत्योदय जो पंडित जी ने कहा, आज अटल जी भी उस पर काम किए और आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो। तब जाकर आज 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि जन जन का आशीर्वाद हमको मिल रहा, बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। सुष्मिता, जिस तरह से जो मुद्दों की हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब डिबेट होती है तो उसकी बात आ जाती है, चर्चा में आ जाती है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया। लेकिन मंचों में कहीं जो बड़े नेता आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें गौर नजर आ रही है और स्पॉन्टेनियस मुद्दे लाए जा रहे हैं। कितना इत्तेफाक आप रखती है? और इसी सवाल के साथ हम शायद अरुण के पास चले, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल, अरुण वर्मा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए संजय सेठ का इन्होंने जिक्र किया और रांची लोकसभा सीट की बात हो रही है। तो रांची लोकसभा सीट में अगर संजय सेठ के सामने अगर उनके बात करें कि कौन है, तो यशस्विनी सहाय। तो यशस्विनी सहाय पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्होंने भी वोट की अपील की। लेकिन क्या लगता है कि संजय सेठ जो पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया, उस पर यशस्विनी सहाय जो है सामने एक विपक्ष के तौर पर मजबूती से खड़ा हो पाएंगे? देखिए, विगत 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार इस देश में है। क्या बोल के आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, आज देश महंगाई की आग में जल रही है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल सेल भेल सारा बिक गया। आज एचईसी का दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। 10 साल में मरणासन स्थिति में एचईसी को इन्होंने पहुंचा दिया। कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद देखेंगे आप कि वो अडानी अंबानी को दे देंगे और उनसे चंदा लेके बोलेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत से चंदा लिए। मतलब अरबों खरबों की संपत्ति को ये लोग औने पौने दाम में दे देते हैं और चंदा ले लेते हैं। मतलब भ्रष्टाचार का नाम अब चंदा हो गया, घूस हो गया है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास है। तो अभी अखिलेश यादव जी मंदिर गए तो बीजेपी के लोगों ने मंदिर को धो दिया। यही सबका साथ सबका विकास है। जब रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने 14,000 स्कूलों को बंद किया। हेमंत जी की सरकार आई, हमने उन स्कूलों को चालू किया। 80 एक्सीलेंट स्कूल भी हम लोगों ने बनाया। 14 लाख राशन कार्ड को इन्होंने डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 22 लाख नए राशन कार्ड बनाए। जो भटकते थे लोग दर दर पेंशन के लिए, वृद्ध और विधवा का उम्र की, जो विधवा की थी कि मतलब कि जो विधवा हो गए, तो उनकी उम्र सीमा को हमने हटाया। हम लोगों की सरकार ने हटाया कि किसी भी उम्र की विधवा होगी उन लोगों को हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। तो हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भैंस खोल के ले जाएंगे, सूत्र आपका छीन लेंगे। तो विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो 30 करोड़ रोजगार देंगे। हम लोग की सरकार आएगी तो सिलेंडर के दाम को कम करेंगे। हम लोगों की सरकार आएगी तो महंगाई को कम करेंगे। तो हम लोग विकास की बात करते हैं और ये लोग चले जाते हैं हिंदू मुसलमान करने, बोलते हैं यार मुस्लिम को आरक्षण, झूठ बोलते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण तो हो नहीं सकता है। फिर भी ये लोग धर्म के नाम में लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं।
मणिपुर का माँ नहीं बोलते हैं। एक सैनिक की पत्नी के साथ वहाँ क्या दुर्व्यवहार हुआ, आदिवासी समाज के थे वो लोग, सैनिक का सम्मान की बात करते हैं, क्या यही सम्मान है? उनको उनका वस्त्र हरण करके उनके साथ चीर हरण किया गया और उनको नंगा घुमाया गया। मणिपुर का माँ मोदी जी नहीं बोले। आज आदिवासी समाज, मूलवासी समाज निकल के पूछेगी कि आपने मणिपुर का माँ क्यों नहीं बोला, आपने वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया, आपने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? आपके नेता एक आदिवासी के मुंह में पेशाब कर देते हैं। कई मुद्दे हैं वरुण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम यही जानने समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं या अविनेश जी ने जो बताया वो मुद्दे बन रहे हैं कि नहीं चुनाव में? आशुतोष तिवारी का रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, आप लोग 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 में 1 सीट पर आप लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी गठबंधन में लड़ रहे हैं। किस रूप से देखते हैं गिरिडीह संसदीय सीट पर? जी, चारों सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, सहयोगी के तौर पे ही सही, लेकिन हमारा सहयोग जनता के बीच में जाके उनको बूथ तक लेके आने का और वोट प्रतिशत बढ़ाने का और अपने एनडीए के पक्ष में वोट कराने का है। और गिरिडीह की जहाँ तक बात है, वे सीट इस बार भी हमारी खाते में आएगी और मत प्रतिशत बढ़ने से हमारे वोट प्रतिशत भी बढ़ेंगे। पिछली बार भी हमें जहाँ करीब 60% मत प्राप्त हुए थे, इस बार हम आशा कर रहे हैं कि इससे भी अधिक मत हमें प्राप्त होगी। और इस चारों सीटों में जहां चुनाव हो रहे हैं सभी में 50% से अधिक मत हमको मिले थे। तो इस बार मत प्रतिशत बढ़ने से हमें और भी इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और हमारे काम को जनता ने सराहा है। तो जनता ने काम को सराहा है। तमाम जो राजनीतिक दल है और दल के जो उम्मीदवार है या प्रवक्ता है या नेता है सुष्मिता, तमाम लोगों का ये कहना है कि उन्होंने केंद्र में रहते हुए जो काम किया या फिर राज्य सरकार की, अगर जेएमएम कांग्रेस की बात करें तो राज्य में सरकार में रहते हुए उन्होंने जो काम किया उसकी सराहना लोग करेंगे। और बोकारो का एक बार रुख करेंगे। बोकारो से देखिए हमारे साथ संवाददाता राजेश बने हुए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजेश ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। राजेश तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, तो राजेश देखिए लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए। राजेश ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने को लेकर, और इन सबके बीच देखिए शायद लगातार जो है कई अब दिग्गज भी अपने दांव लगाने के बाद अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर रहे हैं और पहुंच रहे अलग अलग बूथों पर। और इनसे इसी बीच जो है मैं कुंदन जी से एक सवाल लेना चाहूंगी कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और लगातार आप तमाम पार्टियों को करीब से देखते होंगे कि किस तरीके से वे चुनाव से पहले वादे कर रहे हैं और चुनाव आने के बाद जो है जनता के बीच जाते हैं और वोट की अपील करते हैं चुनाव के बीच। इन सब के बीच हमने देखा है कुंदन जी कि 2 पिछले चरणों में क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा। इन सब के बीच अगर आज या फिर झारखंड के तीसरे चरण की बात करें तो क्या लगता है मत प्रतिशत से किन पार्टियों को नुकसान और किन पार्टियों को जो है वो प्रॉफिट होने वाला है? देखिए मत प्रतिशत तो एवरेज ही रहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो होगा, क्योंकि लास्ट भी 2-3 फेजेस में भी ये लास्ट देखा गया था कि जैसे हीट आने लगा वैसे ही मत प्रतिशत कम हो गया। मतलब 12-1 बजे के बाद तो लोग बूथों में 1-2 की संख्या में थे, ज़्यादा की संख्या में थे भी नहीं। मतलब फिर शाम में कुछ लोग आते हैं, तो ये जो अर्ली मॉर्निंग होता है करीबन 7 से 9-10 जो होता है, इसमें मत प्रतिशत खूब बढ़ता है। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे तो 41-42% हो गया था 1 बजे और हम 5 बजते बजते 60% में रह गए थे। तो पॉइंट क्या है कुंदन हम लौटेंगे आपके पास। एक बार बोकारो से तस्वीर दिखा दे। राजेश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वहां पर पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया अपने पूरे परिवार के साथ। राजेश ठाकुर ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और उंगली पर लगी स्याही को दिखाकर एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बात कीजिए उनसे, उनका संदेश लीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोकारो के मतदाता हैं। यहाँ पर उन्होंने मतदान किया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी कांग्रेस की आपके ऊपर है। देखिए, आज मतदान का दिन है और जिस तरह से लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोग मतदान करने आ रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं लोगों के मन में एक आक्रोश है, जो चाहते थे, जो 10 सालों में नहीं हुआ है, उसको लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो रुझान दिखाई देता है उसमें हमें सभी जगहों पे बढ़त मिलेगी। आक्रोश, आपने कहा कि आक्रोश का ये प्रदर्शन कहे, आपके तरफ से आश्वासन होना चाहिए। आक्रोश अलग अलग विषय, आपके तरफ से क्या एक आश्वासन? हम लोग उस तरह की बात 400 पार और आदि बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम बोकारो स्टील के लोग हैं। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था वो आज बंद होने के कगार पे है और जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वो बोकारो स्टील का एक कॉलोनी है और उसमें ज़्यादातर लोग अब नहीं रहने के बराबर रह रहे हैं।
तो उसमें एक निश्चित रूप से वो होता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने 5 गारंटी दी है और लोगों को मालूम है कि ये रोजगार भी देते हैं और पेंशन भी देते हैं, खास करके बोकारो स्टील सिटी के लोगों को, जो धनबाद के लोग हैं, बीसीसीएल में क्षेत्र करने वाले, जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको पता है कांग्रेस के जमाने में पेंशन भी मिलता था, रोजगार भी मिलता था। अब रोजगार ही नहीं मिल रहा तो पेंशन की बात छोड़ दीजिए, पेंशन तो उन्होंने बंद ही कर दिया है। तो हम समझते हैं कि इसका फायदा हमें मिलेगा। INDI अलायंस के तहत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या टैली क्या हो सकती है यहाँ पर झारखंड में? देखिए, इंडिया जनबंधन जनता के उस पर लड़ रही है और जनता लड़ाई लड़ रही है। इस बार कोई इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, जनता और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, तो उसमें जीत हमारी होगी। धनबाद स्पेसिफिक रूप से धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या दृश्य होने वाला है, क्योंकि देखने कांटे का मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला है। देखिए, धनबाद में हमारी जीत सुनिश्चित है। परिवर्तन की लहर दिख रही है। बिल्कुल परिवर्तन की लहर ही 15 वर्षों तक सांसद जो रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कुछ वैसा कारण क्या आप सोच सकते हैं? कोई राष्ट्रीय विषय है या आपके प्रत्याशी भी बहुत हम लोग बोकारो स्टील में एक रौनक देखते थे, वो खत्म होती जा रही है। धनबाद में जो एक रौनक थी वो खत्म होती जा रही है, लोग पलायन करते जा रहे हैं और जो जिनको एक परमानेंट जॉब मिलता था, जिनको पेंशन मिलता था, वो आज नौकरी के लिए तरस रहे। क्षेत्र में 6 विधानसभा है, बोकारो भी जी, उसमें सभी विधानसभा कहीं न कहीं बीसीसीएल। बिल्कुल राजेश, तो देखिए अब राजेश ठाकुर जो है वो लगातार अब अपना जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जनता ने समय दिया उन समय के आधार पर बीजेपी ने उन्हें वापस लौटाया नहीं है, और ये दावा है उनका। शारिफ, इसी के साथ देखिए दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सीपी सिंह वहां पर पहुंचे हैं मतदान का प्रयोग करने को लेकर। रांची की तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। शारिफ, सीपी सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कई दिग्गज जो है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक एक कर बूथों पर पहुंच रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में कई वादे किए, लेकिन उन वादों पर खड़े भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। शारिफ, जाहिर तौर पर तमाम जो वादे हैं और उन वादों पर जनता ने क्या मिजाज बनाया है, क्या मन बनाया है, और उसका परिणाम 4 जून को पता चलेगा। सुष्मिता, और लगातार हम अलग अलग पोलिंग बूथ से तस्वीरें दिखाते रहेंगे, गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे, उनसे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, लेकिन इन सबके बीच हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग बूथों पर जुड़े हुए हैं जहां तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं। शायद देखिए सीपी सिंह पहुंचे रांची के एक बूथ पे, जहां से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं और शाहनवाज लगातार तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शाहनवाज, सीपी सिंह वहां पर पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, संभव है तो उनसे कोशिश कीजिए और उनसे संदेश लेने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ भी कहना चाहेंगे आज इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर। जी, आप देखें सीपी सिंह जी बॉक्स में हैं और मतदान कर चुके हैं और उनका परिवार भी मतदान कर चुका है और हमारे साथ हैं। सर, ये जो मतदान आपने किया है, ये जो स्याही लगी है उंगली में, उसको क्या महसूस किया आपने? गर्व? मैंने राष्ट्र के लिए मतदान किया है। हमारा राष्ट्र निश्चित राष्ट्र बने, इसके लिए मतदान किया है। हमारा राष्ट्र को मजबूती मिले, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने, इसके लिए हमने मतदान किया है। यानी राष्ट्र हित में मैंने मतदान किया है और हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो है, हमारी वाइफ है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, सब लोग एक साथ आए हैं मतदान करने के लिए और हमारे जो स्टाफ है वो भी आ रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं। तो मेरा कहना है हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये फिर जो उदासीनता आने लगी है, उसका की वजह क्या मानते हैं? क्या गर्मी है? नहीं, अभी कौन सी गर्मी है? अभी कौन सी गर्मी है? मैं तो 1 घंटा लाइन में खड़ा होकर, चूंकि बूथ नंबर 60 पर लंबी लाइन थी, अभी भी लाइन है, देख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग वोट देना चाहते हैं तो वोट देंगे ही और देना भी चाहिए, चूंकि जो नहीं देते, अब जो नहीं देते हैं उसको क्या कीजिएगा? ये मतदान है, दान करना, जैसे रक्तदान करते हैं, गौदान करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार यह भी मतदान है। हर व्यक्ति को मत का दान करना चाहिए। मैम, आपसे पूछें अगर, तो कब से याद है मतदान का?
चलिए आप बता दीजिए कि आप आती हैं तो कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वोट करने आती हूँ, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं ताकि अच्छी सरकार बने, सारी चीज़ें अच्छे से हो, आप कंप्लेन ना करें कि ये क्यों ना नहीं हो रहा है, तो आई लाइक टू वोट। शहनवाज, ऑडियो में प्रॉब्लम है आपकी, लेकिन मैसेज जो सीपी सिंह का वो क्रिस्टल क्लियर हम तक पहुंच गया है। सीपी सिंह ने मतदान किया है और मतदान के बाद वोट अपील की है और तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ से हमारे संवाददाता लाइव यूनिट के साथ मौजूद है, अपील भी ले रहे हैं। जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, जो दिग्गज है, जो नेता है पहुंच रहे हैं, उनसे अपील भी ले रहे हैं और आम जनता की तस्वीरें भी दिखा रहे सुष्मिता, जो उत्साहित नजर आ रही है लोकतंत्र के इस महापर्व में। और देखिए, इससे पहले भी न्यूज 11 भारत ने तस्वीरें दिखाई थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे थे अपने मत का प्रयोग करने को लेकर और इस दौरान उन्होंने भी आज इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से अपील की कि आप घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए, ताकि आज का जो दिन है वो 5 साल में एक बार वापस से आता है शारिफ, ताकि जनता जो है वो किसी एक नेता को चुने और वो देश के लिए सही हो। क्योंकि देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और ये देश के हित की बात होगी, देश के मुद्दों की बात होगी कि आखिरकार देश किस ओर विकास के मोड में जा रहा है और देश किन हिस्सों में आगे बढ़े, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। रांची के सीनियर एसपी लाइन में एक आम आदमी की तरह खड़े हुए हैं और ये एक संदेश अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये बहुत खूबसूरत इस तरह की तस्वीरें होती हैं क्योंकि ऐसी तस्वीरों में एक संदेश छुपा होता है आम जनता के लिए, जो लोग इसे छुट्टी का दिन मान रहे हैं। उनको ये संदेश है कि ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये जिम्मेदारी का दिन है। आप अपने घरों से निकलिए, अपने जिम्मेदारी को निभाइए और जो आसपास आपके लोग हैं जो नहीं निकले अब तक, उनको भी प्रेरित कीजिए, उन्हें भी जागरूक कीजिए। रामेश्वर उरांव, सीनियर एसपी संजय सेठ, सीपी सिंह, तमाम लोग पहुंच रहे और लगातार जो गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी आजसू जेएमएम के प्रवक्ता नेता मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो से और कुंदन तिवारी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी मौजूद है। कुंदन से एक सवाल लेते हैं, बहुत देर से यह सवाल मेरे मन में आ रहा था। कुंदन, सवाल ये है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई, जब अधिसूचना जारी हुई तो बहुत सारे मुद्दे थे तमाम पक्ष विपक्ष के पास, लेकिन डाउन द लाइन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये चुनाव अब जो विपक्ष है, विपक्ष बहुत सारी चीजें बता रही है कि अगर सत्ता की चाबी जनता उन्हें देती है तो वो ये काम करेंगे और साथ ही साथ 10 सालों तक जो काम नहीं हुआ उस पर आरोप है। लेकिन पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी एनडीए की बात करें, तो अब मुद्दे सारे चले गए। अब मोदी के नाम पर सिर्फ वोट मांगा जा रहा है, मोदी को आगे करके। कई सीट है, आप भी पिछले दिनों चर्चा में बैठे थे, तो बहुत ऐसे सीट है जहां पर प्रत्याशी कोई वैल्यू नहीं करता जनता के लिए, जनता मोदी के नाम पर मन बना रही है। तो किस रूप में इसको देखते हैं लोकतंत्र में आप? देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से ये परिभाषा कहीं भी सही नहीं बैठती। अभी राजेश ठाकुर जी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम जनता को देखकर वोट मांग रहे हैं, कैंडिडेट को देख के नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन कहती है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लोकतंत्र के लिए सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान ये कहता है इक्वल पार्टिसिपेशन, और जहां पार्टिसिपेशन की बात आती है तब लोकतंत्र आता है। क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक और फेडरल दोनों है, जब डेमोक्रेसी और फेडरल दोनों साथ में काम करता है तो ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। क्योंकि इसका एक सटीक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब लोकतंत्र आपको गलत ठहरा देता है कि भैया एक तरफ आप जाने हैं, तब आपके पास रिपब्लिक होता है कि अपने सवालों को उठा सकते हैं। मतलब आपका पार्टिसिपेशन इंडिया में कभी बंद नहीं हो सकता। किसी किसी कंट्री में डेमोक्रेसी होता है, किसी किसी कंट्री में रिपब्लिक होता है, कहीं ना कहीं किसी और पार्टिसिपेशन बंद हो जाता है। पर भारत एकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो इन चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कैंडिडेचर के तौर पे वोट हो। क्योंकि देखिए, आप चाहे प्रधानमंत्री के नाम पे वोट करें, चाहे किसी व्यक्ति के नाम पे वोट करें, होता क्या है कि ये जब कैंडिडेट जो होता है वो ही आपके असली मुद्दों को सदन पे उठाए। क्योंकि काम की बारी जब आती है तो काम क्षेत्र में नहीं होता है, मिनिस्ट्री या जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उससे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लोकसभा के क्षेत्र में स्पेसिफिक काम, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम एक बार रांची के जो विजन प्रतिनिधि है संजय सेठ जी, मेरी कम्युनिकेशन हो रहा था उनसे, मैंने एक बातचीत करी, उनसे पूछा एक सवाल कि भैया नोटबंदी से क्या फायदा होगा, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो जाए। मैंने बस एक ही सवाल पूछा उनसे, कैसे? क्योंकि जब इंडियन इकोनॉमी में डाउट ऑफ बेनिफिट बढ़ ही नहीं रहा है तो भैया आप कैसे करेंगे? जब 40 रुपए में आप ले रहे हैं तो देंगे 40 में कैसे? तो उन्होंने बोला आप देख लीजिएगा। तो पॉइंट क्या है, जब आप कैंडिडेट ये नहीं समझ पाता है कि कैंडिडेट कैसा है और कैंडिडेट आपकी बातों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कि कैंडिडेट किसी के नाम पे ही बोल रहा है
क्योंकि दोनों पार्टियों में जो झारखंड में, क्योंकि झारखंड का माटी का एक लड़का होने के नाते मुझे ना बहुत निराशा है कि दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है इस बार। खासकर भारतीय जनता पार्टी कोट करती है कि हमारे पास कार्यकर्ता रहित पार्टी है और हमारे कैंडिडेट्स कार्यकर्ता होते हैं। आप देखिए 14 में से मैक्सिमम लोग 12 ऐसे लोग हैं जिनका कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है। साथ में कांग्रेस का भी यही हाल है, प्राइमरी मेंबरशिप तक नहीं था। एक तो लोग ये भी बोल पड़े कि प्राइमरी एक आदमी लेता है परिवार मेंबरशिप तो सब लोग का हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्या क्या चीजें कहते हैं। पर दोनों पार्टियों का एक ये रहा है, कैंडिडेचर पे खास फोकस नहीं रहा है, जो कि लोकतंत्र का सही संकेत नहीं है। लोकतंत्र का सही संकेत नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी है कुंदन ने सुष्मिता। और इसी सवाल को लेकर अविनेश जी का रुख करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अविनेश जी, कुंदन तिवारी को आपने सुना, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनका जो आकलन है कि लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। आप मुद्दों के आधारित चुनावी मैदान में जाइए और जनता के दरबार में जाइए, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को आगे कर आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दे रहे हैं तब हम 10 साल से शासन में हैं। विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन भी है और नेता विहीन भी है। आप पूर्व में जाएंगे तो इन लोगों ने एक अच्छा रथ सजाया, रथ में कई नेता आए, योद्धा लोग आए, उसमें एक सारथी भी बने। सारथी नीतीश कुमार इन मौके पर छोड़कर रथ को चले गए, रथ सारथी विहीन हो गई। वो लोग आपस में ही क्या क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब है कि इस देश की जनमानस को अटकाना और भटकाना ये चल रहा है। 2-3 विषय भाई साहब का जो झारखंड के संदर्भ में आया, तो प्रथम तो झारखंड का जो निर्माण ही हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों से हुआ, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही है, आप उठाकर पूरा तथ्य देख सकते हैं, विकास का ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, देखने की बात है। मोदी जी सत्ता में आने के बाद झारखंड को जो सम्मान उन्होंने दिया है, आप देखिए तो लॉन्चिंग पैड उन्होंने आयुष्मान भारत से लेकर उज्ज्वला योजना, कई योजनाओं का उन्होंने झारखंड को ही सम्मान दिया। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा आज़ादी के बाद से वहाँ के लोग इस आशा में बैठे हुए थे कि हमको भी तो गर्व की अनुभूति हो, पर जनजातीय गौरव दिवस आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया। इस देश में एक जंगल में रहने वाली कुटिया में एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है, ये सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कार्यकर्ताओं का जहां तक बात है तो यही एक दल है जहां एक मजदूर का बेटा भी, जहां एक किसान का बेटा भी, जहां एक मास्टर का बेटा भी, एक सामान्य व्यवसायी का बेटा भी नेता बन सकता है। उसकी पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, वर्तमान समय में रणनीति के हिसाब से जो उम्मीदवार हमारे झारखंड में हैं वो रणनीति का एक पार्ट हो सकता है, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं, लेकिन राजनीति में रणनीति बनाकर चलना ही पड़ता है। पिछली बार 2014 में हम लोगों ने 31% से ज्यादा मत लाकर देश में हम सत्ता में आए, मुद्दा था तब तो आए। फिर आप देखिए तो 37% से ज्यादा मत यहाँ की जनता ने हमको दिया है, तब तो हम सत्ता में आए। फिर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि मुद्दे हैं और हमारे पास नेता भी हैं, हम काम करते हैं। मैंने अपने इस यहाँ बैठने से पूर्व मैंने पंडित दीनदयाल जी का 2 लाइन कहा था आपको कि हमारे यहाँ राजनीति व्रत है, जो भी नेता स्थापित होंगे, जिनको आगे बढ़ाया जाएगा पार्टी की ओर से, उनको ये संकल्प लेकर चलना है कि आपको गरीब के कल्याण के लिए काम करना है, आपको अपने परिवार, अपनी जाति, अपने वंश के लिए नहीं करना है। बिल्कुल। और कोई हमारे यहाँ ऐसा एजेंडा नहीं है। बाकी दलों में तो है, एक परिवार को बचाना कैसे है, उनके लिए संकल्पित है, उनको सेफ कैसे करना है, उनका संपत्ति कैसे बढ़े, तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि 10 सालों में अगर मुद्दा था तभी बीजेपी को मौका मिला, और बीजेपी को अगला 5 साल मिलेगा कि नहीं ये देखेंगे। अविनेश जी, अरुण वर्मा जी से एक सवाल लेना चाहूंगी कि अरुण जी देखिए, बीजेपी का क्या कुछ उस पर जो बयान रहा ये आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 10 साल इनके पास मुद्दा था तभी ये सत्ता में थे और अगला 5 साल भी इन्हीं के नाम होगा, क्योंकि इनके पास मुद्दा है और एक चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर। और यही आरोप देखिए लगातार INDIA पर भी लगता रहा है कि INDIA के पास चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, वो किस तरह से इस बार चुनाव में आगे बढ़ेगा? देखिए पिछला 10 साल तो झूठ फरेब की राजनीति ये लोग करते आए हैं। अभी बोले जनजातीय गौरव दिवस, अरे भैया जनजातीय में गौरव दिवस मना लेने से सरना धर्म कोड पारित हो जाएगा क्या? आप लोगों के गवर्नर साहब ने सरना धर्म कोड को अटका के रखा हुआ है, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। जब 2000 में माननीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने और आंसू के सुदेश महतो जी वहाँ उनके कैबिनेट में मंत्री थे, तो इन्होंने ओबीसी के साथ सबसे बड़ा आघात किया। 27% आरक्षण ओबीसी आबादी को मिलता था, उन्हें घटा के इन लोगों ने 14% कर दिया।
10 साल में आप लोगों ने अभी आज जो चुनाव करवा रहे हैं, पुलिस के साथी हो चाहे शिक्षक हो, उन लोगों का पेंशन आप लोगों ने खा गया। हमने काम किया, हम लोगों की सरकार आई तो हमने उन लोगों को पेंशन को फिर से बहाल किया। तो हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। आप देख लीजिए 10 साल में रांची का ही आप देख लीजिए हाल। 10 साल इनकी डबल इंजन की सरकार रही, अभी ब्रिज का जाल बिछ रहा। एक पाया भी गड़ा था क्या? अभी एक ब्रिज रातू रोड में जो बन रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से वो बन रही है। आप देखिएगा डोरंडा से लेकर कांटा टोली तक जो ब्रिज बन रही है वो राज्य सरकार के सहयोग से, मतलब वो पूरा फंड राज्य सरकार का ही है। तो हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं। फूलो छानो योजना हो या आप देख लीजिए कि इस देश में पहला झारखंड राज्य है जहां दलित आदिवासी के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार ने विदेश तक भेजा। तो हम लोग काम की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। हम लोग महंगाई जो है उसके बारे में नहीं बोलते हैं, मणिपुर के बारे में नहीं बोलते हैं, वहां भी आदिवासी। मगर ये भी तो सच्चाई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 14 में से मैक्सिमम सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए के पास है 19 के चुनाव में। तो इनके जो काम है या फिर इनकी जो बातें हैं उस पर जनता विश्वास कर रही है। आप लोगों ने जो काम किया उस ठीक है, राज्य सरकार यहाँ पर आप लोग सत्ता में आए, रघुवर दास की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो पलटी और आप लोग सरकार में आए। तो राज्य स्तर पर ठीक है, आप लोगों की बात पर जनता विश्वास करी, लेकिन केंद्र के हिसाब से अगर देखें तो अपर हैंड तो एनडीए ही नजर आती है। देखिए केंद्र के हिसाब से देखें तो झूठ फरेब का 10 साल ये झूठ फरेब में ही बीत गए। क्या काम किए? काम तो बताए। सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके सिवा किया क्या? आपने जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी लगा दिया। हम पहले ही बोलते आए हैं कि जब अंग्रेज इस देश में थे तो उन्होंने नमक में टैक्स लगाया। इन लोगों की मोदी जी की सरकार आई तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नमक चावल आटा दाल में टैक्स तो लगाए ही, अपने कपड़ा में भी बैठ, कफन तक में नहीं छोड़ा। बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनका कागज कलम कॉपी किताब तक में आपने टैक्स लगा दिया। तो आपने बनिया की दुकान देश को, मतलब सरकार को बना दिया। सरकार हर एक काम फायदे के लिए थोड़ी ना करती है। सरकार का काम है जनहित, जन मुद्दों में कुछ अगर नुकसान भी सरकार को हो तो सरकार वो काम जनता के हित के लिए करती है। तो सरकार को यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के देश के लोगों के रोजगार के लिए अब क्या किए? 4 साल की योजना ले आए अग्निवीर। हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इस अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। आप तो लेंगे 74 साल के बाद भी पेंशन और लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो बहुत 357 नौकरी मिला है नौजवानों को, 357 नौकरी झारखंड सरकार ने दिया है। एक प्यून के यहाँ भी 35 करोड़ रुपया मिल जाता है। देखिए यही तो राज्य है। देखिए हम किसे बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। भ्रष्टाचार के बारे में किस मुंह से बोलते हैं? अरे भाई भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है यहाँ। आपके मुख्यमंत्री जेल में है भैया, तो बह रही है तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूँ। आलमगीर आलम को ले गए अंदर, 2 लाइन में और लग गए हैं। मधु कोड़ा का विरोध 70,000 करोड़ का घोटाला जिस राज्य में हो गया हो, अकेले हेमंत सोरेन इतने गंभीर आर्थिक आरोपों से घिर गए हैं। 2 IAS जेल के अंदर हैं, एक और जाने वाले हैं। पूरा का पूरा नौकरशाही भ्रष्टाचार में घोटा लगा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझे लगता है सुष्मिता कि बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस कोई भी पार्टी बोलने लायक नहीं, क्योंकि कमोबेश स्थितियां एक ही जैसी नजर आ रही है। बीजेपी ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है क्योंकि छापेमारी नहीं हो रही, लेकिन जो भ्रष्टाचार के बड़े मामले देश पास रहेगा वहीं छापा पड़ेगा भाई में शामिल हो गए हैं। कुंदन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद इसमें। देखिए बड़े भाई साहब अरुण वर्मा जी ने कहा कि जीएसटी इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कभी अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा नहीं है, क्योंकि ये मैसेज आपके जनता को जानी चाहिए कि इसमें जो भी टैक्सेशन लगता है दोनों के इक्विवेलेंट पे। और जीएसटी जब लागू किया गया था, जीएसटी का प्रीपोन जो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे वो कांग्रेस गवर्नमेंट ला के रखी थी। वो पास इसलिए नहीं हो रहा था, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी उस समय, खासकर भारतीय जनता पार्टी उस समय साथ नहीं दे रही थी। फिर सभी, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी साथ दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथ दिया, ममता बनर्जी ने साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया, तब जीएसटी पास हुआ। और फिर एक टैक्सेशन के बाद पे सर कह रहे हैं ठीक है आप आरक्षण 5th इकोनॉमी की बात करते हैं। 5th इकोनॉमी होने के बावजूद भी हम जिस झारखंड की माटी में बैठे सबसे पीछे पर कैपिटा इनकम में। आप 75% पैसा जो सरकार खुद कोट करती है कि 1.2% लोगों के पास है, उनका टैक्सेशन यूनिट 13% का है। आप बताइए बाकी टैक्सेशन 87%, 25% पैसा कमाने वाले लोगों से ले रहे हैं। आप एक काम करिए, आप छोटी सी टैक्सेशन वैल्यू बदलिए, आप 25-30% टैक्स ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हमारा 5th इकोनॉमी से 1st इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। पर वो सारे चेंजेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अब अनिवेश भाई साहब मेरे ही जिले से आते हैं, मैं बचपन से देख रहा हूं इनको, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबा समय इन्होंने गुजारा है। पर आप समझिए, आप तब भी इतना लंबा समय गुजरने के बावजूद भी पार्टी किसी और को टिकट दे रही, बुरा लगता होगा। आप ये बात समझिए। और ये टैक्सेशन पे क्या बोलना चाहेंगे प्लीज अनिवेश जी से पूछिए। और क्योंकि जीएसटी में तो जो टैक्सेशन लग रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट का भी है, जो आटा दाल चावल कॉपी किताब कर रहे हैं, दोनों टैक्सेशन में कैसे खेलेंगे? आप पूछिए दोनों से।
बिल्कुल। अब देखिए कुंदन जी ने सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी शारिफ आप लीजिएगा अगले सेगमेंट में। और देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर बात होगी शारिफ तो एक बड़ा डिस्कशन बनेगा, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और इन सब के बीच छापेमारियां हो रही है, समन जारी हो रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी हो रही है। इस मुद्दे पर विशेष बातचीत होगी। आगे सहयोगी हमारे शारिफ आपको लिए चलेंगे इसी बुलेटिन के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।